गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज से, ठीक है। दिख रहा है सभी को? तो हमारे जो आज पेट के रोग है हम आज उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स में हमारे गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, पेप्टिक अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, आईबीएस, कोलाइटिस और पाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस क्या है? तो गैस्ट्राइटिस में जैसे कि आप सभी समझते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक, है ना। हम पहले भी कई बॉडी ऑर्गन्स के उसमें हमने ये बात समझी थी कि जहाँ ITS लगता है इसका मतलब कि वहां उस पार्ट की इन्फ्लामेशन है। तो यहाँ पर जो पेट की हमारे जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो वहां पर जो मतलब इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये दो प्रकार से हो सकती है, एक होती है अचानक होती है, ठीक है, वो हम उसको एक्यूट में हम कंसिडर करते हैं, और एक होती है कि थोड़ी थोड़ी धीरे 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 जो डेवलप होती रहती है वो हमारी क्रॉनिक में कहलाती है। तो धीरे धीरे अगर जो गैस्ट्राइटिस की जो प्रॉब्लम होती है ये और बीमारियों को जो है इजाद दे सकती है, जन्म दे सकती है, जैसे कि अल्सर, पेट का अल्सर जो होता है, और कैंसर भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो गैस्ट्राइटिस जो होता है उसके लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहले है कि आपको जो है जलन होगी, पेन होगा लेकिन थोड़ा सा जलन वाला होगा। तो बर्निंग एक और पेन और gnawing टाइप की जो होगी, और पेट का इनडाइजेशन भी हो जाएगा, आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा नहीं। और स्पेशली यहाँ ये कहाँ पर होगा? हमारे अपर एब्डोमेन में, ऊपरी तरफ हमारे इसमें होगा। और खाना खाने के बाद ये बढ़ भी सकता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि ये ठीक भी हो जाता है, ठीक है ना। अलग अलग, कुछ लोगों में खाना खाने से दिक्कत ज्यादा होती है, कुछ लोगों में ठीक हो जाती है। फिर इसके साथ साथ जो हमें जो उल्टी का मन या उल्टी भी हो जाती है। और पेट का जो ऊपरी हिस्सा जो हमारे पेट का लगता है, स्टमक का नहीं पेट का, वहां पे हमें भरा भरा रहेगा हमेशा। ऐसे लगेगा जैसे मेरा पेट भरा हुआ है। आप लोग प्लीज समय पर आया करिए। ऑलरेडी मैं तो 5 मिनट के बाद ही उसके बाद ही करती हूँ स्टार्ट ना क्लास। चलिए, कारण क्या है? कारण यही है कि जो हमारी लाइनिंग जो होती है, पेट की जो स्टमक की लाइनिंग होती है, वहां पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, एक्चुअली इन्फेक्शन हो जाता है। और उसकी वजह से वो जो हमारी परत है, म्यूकोजल लाइनिंग है, वो कमजोर हो जाती है। और म्यूकोजल लाइनिंग क्या करती है? वो प्रोटेक्शन करती है हमारे पेट की, कि जो उसके खुद के ही जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो उसको खुद ही हानि ना पहुंचाए। उसमें जैसे हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, और वो हमारे पेट को खुद ही बचा कर रखे, इसलिए वो लाइनिंग होती है, ठीक है। लेकिन किन्हीं कारणवश वो उस लाइनिंग में जो है प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो फिर हमारी रक्षा नहीं कर पाती है ना, फिर वो हमारे जो जूसेस जो निकलते हैं वो दिक्कत ही कर रहे होते हैं। तो इसके बाद काफी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कुछ बीमारियों में, ये जो गैस्ट्राइटिस होने के काफी चांसेस हो जाते हैं। जैसे कि एक हमारी होती है क्रोन्स डिजीज, ठीक है। ये एक बीमारी होती है जिसमें हमारे गैस्ट्राइटिस होने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। ये हमारी इंटेस्टाइन्स की ही प्रॉब्लम होती है बेसिकली। और या तो फिर ऐसा होता है कि हमारे जो पेट के अंदर जख्म हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि ये स्टमक अल्सर। और वो जो जख्म हो जाते हैं, वो कुछ लोग जो बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं, उसमें कुछ इस तरह की दवाइयां ली जाती है जो कि हमारी जो हमारे परत जो होती है उधर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना। और पेन किलर्स जो ज्यादा लेते हैं या जो अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उनका भी एक जो रोल होता है जो कि गैस्ट्राइटिस करता है। रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ चीजें और बढ़ावा देती है जो कि हमारे अगर गैस्ट्राइटिस को और ज्यादा भयानक कर देती है, उनके होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर आपको पेट में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि बाहर की कुछ उल्टी जो बाहर का खाना खाने से जो अनहाइजीनिक होता है, या बहुत खाना खाने का प्रॉपर टाइम नहीं है, है ना, बहुत ज्यादा देर भूखे रहते हैं, या बहुत
खाने पीने में जो बहुत मिर्च मसाले ये सब तली हुई चीजें खाते हैं, स्मोकिंग है ना, ये सब चीजें भी इस चीज को बढ़ावा देती है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को वो एक एटमॉस्फेयर दे देती है कि वो इजीली ग्रो हो सके, और वो हमारे उसको लाइनिंग को डैमेज करता है। जो बहुत ज्यादा पेन किलर्स का यूज करते हैं, पेन रिलीवर्स का यूज करते थे, इनको हम बोलते हैं नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये हमारी जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है हमारे पेट की जो होती है, उसको ये ना धीरे 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 जो है ना कमजोर कर देती है। तो जब वो जहाँ पे कमजोर हो जाती है तो वहां पे हमारे अल्सर हो जाते हैं, और फिर जो है हमारे को वहां पर जो हमारी इन्फेक्शन बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस भी हो जाते हैं। तो जो बहुत ऐसे पेन किलर्स या कुछ ड्रग्स वगैरह ऐसे कुछ लेते हैं, तो वो हमारे जो प्रोटेक्शन वाली जो लाइनिंग होती है स्टमक की, उसको वो जो है कमजोर बना देते हैं। उम्र के हिसाब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे भी हमारी जो है पतली होती जाती है स्टमक की लाइनिंग, तो इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और जो है जो अल्कोहल का ज्यादा कंज्यूम करते हैं, स्ट्रेस बहुत बड़ा जो है कारण है। तो स्ट्रेस जो है फिजिकल या मेंटल, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत इसमें जो है इस चीज को बढ़ावा देता है। और स्ट्रेस जैसे अगर कोई सर्जरी हुई है आपकी, कोई चोट लग गई या जल गया कोई पार्ट, तो उसकी वजह से भी हम जो है एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है, और मेंटल स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल उसमें होता है। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आ गई। इधर अंदर कॉर्नर से। आ, हाँ हाँ, एकदम मैं तुम्हारी खड़ी हूँ, दो खोल के आप देखिए, दो कॉर्नर की तरफ इधर। मैं लाइट लाऊँ? एक मिनट के लिए। जी, सॉरी थोड़ा सा। तो गैस्ट्राइटिस उनके बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। कैंसर का जो ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनको भी ऐसा चांसेस होते हैं कि जो रेडिएशंस दी जाती हैं या जो कीमोथेरेपी चलती है उससे भी लाइनिंग कमजोर हो जाती है। और कई बार ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑटो इम्यून में मतलब क्या होता है कि हमारे बॉडी के जो इम्यूनिटी वाले सेल्स है वो हमारे ही बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो ये भी एक हमारा ऐसा होता है, ऑटोइम्यून डिजीज होता है। ये बेसिकली स्ट्रेस से ज्यादा होता है, मेंटल स्ट्रेस से होता है, कि वो अपने हमारी बॉडी के लाइनिंग को ही जो है नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। कई ऑटोइम्यून डिजीज ऐसे होते हैं जैसे कि हैशिमोटो डिजीज वगैरह जो होते हैं, और ये कई बारी या टाइप 1 डायबिटीज होती है, इनमें ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और कई बारी ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस जो है ये हमारे B12 की डेफिशिएंसी से भी होता है, क्योंकि इसमें हमारे जो है गुड बैक्टीरिया इतने इफेक्टिव नहीं रहते हैं। और कुछ और बीमारियां भी होती है जिसमें हमें गैस्ट्राइटिस होने के चांसेस हो जाते हैं, जैसे कि HIV है, एड्स है, क्रोन डिजीज है, सीलिक डिजीज वगैरह है, या कोई पेट में कीड़े वगैरह का इन्फेक्शन जो हो गया हो। ठीक है। अब है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मतलब आपका जो डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना, इसमें आपका स्टमक जो है अपसेट हो जाता है, उसके जो पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती है। इसको हम डिस्पेप्सिया भी बोलते हैं। डिस्पेप्सिया में जो एक तरह से आपका जो है ना ऊपर खट्टी खट्टी डकारें आएंगी, या खट्टा पानी सा आएगा, तो ये वाले सिम्टम्स इसमें होते हैं। इसको हम डिस्पेप्सिया बेसिक बोलते हैं। ये अपर रीजन में होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें अपर एब्डोमेन में जो डिस्कम्फर्ट जो है महसूस होता है, और यहाँ पे पेट में दर्द भी होगा, और पेट भरा भरा वाली होगी। और जैसे ही आप जो है
खाना खाना शुरू करते हैं, 1 या 2 गिराई जैसे खा के ना, 1-2 बाइट्स आपने ली, आपको लगेगा अरे मेरा पेट तो भर गया, तो वो फुलनेस वाली फीलिंग बहुत जल्दी इसमें हो जाती है, और ये सारे हमारे इंडाइजेशन के ही हैं। अब लक्षण क्या होते हैं इसमें कि तुरंत खाना खाते ही आपको लगेगा कि जैसे आपने बहुत कुछ खा लिया और आप नहीं खा पाओगे, आपका पेट भर गया। फिर खाना खाने के बाद आपको वहां पे एक तो फुलनेस लगेगी और अनकंफर्टेबल महसूस होगा, और मतलब वो क्योंकि आपका ठीक से पच नहीं रहा है, एक अनइजीनेस वाली, एक डिस्कम्फर्ट वाली फीलिंग होगी। और आपके जो है ना अपर रीजन में, बेसिकली मतलब बॉटम ऑफ योर ब्रेस्ट बोन एंड योर बेली बटन, आपको बड़ा ऐसा लगेगा जैसे पेट इतना भर गया, इतना टाइट हो रहा है, आप थोड़ा सा अपने क्लोथिंग को लूज करेंगे, लेकिन इंटरनल प्रॉब्लम होती है बेसिकली। और अपर एब्डोमेन में आपको जलन महसूस होगी, क्योंकि वो खाना प्रॉपर पच नहीं रहा, वो वहां पर रहेगा। उसके बाद आपको ब्लोटिंग, मतलब आपको जो फुलनेस टाइटनेस वाली बात है, और इसमें कई बारी आपको जो है उल्टी का मन भी करेगा। नीतू साहू जी का लगता है कुछ नेटवर्क इशू है, वो बार बार एंट्री कर रही हैं, मुझे उनको फिर बीच में करना पड़ रहा है। अब इसके कारण क्या है इंडाइजेशन के, ये बहुत कारणों की वजह से हो जाता है। सबसे पहला है कि हमारा लाइफस्टाइल, प्रॉपर टाइम पे ना खाना और उल्टी सीधी चीजें खाना, ये है। ओवर ईटिंग करना, जरूरत से ज्यादा खाना। स्वाद स्वाद में क्या होता है, हम अपने पेट का तो देखते नहीं कि उसका कितना है, हम अपने जो है क्षमता के से ज्यादा खा जाते हैं, कि ओहो जैसे कि पेट हमारा नहीं पड़ोसियों का ही है ना, पेट तो हमारे उसमें जाना ही है। तो बड़ी उसमें जो है फिर प्रॉब्लम होती है, या जल्दी 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 खाते हैं तो पेट जो है धीरे धीरे पचाएगा। अब आप एकदम से उसके ऊपर लोड डाल दोगे तो भी वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा। ज्यादा तली हुई चीजें, मिर्च मसाले वाली चीजों से भी ये प्रॉब्लम होती है, या ज्यादा अल्कोहल, चॉकलेट, या आपके जो इरिटेड जो आपके बेवरेजेस होते हैं, ये सब कोक, पेप्सी वगैरह है, या बहुत ज्यादा कॉफी वगैरह होता है, ये है। साथ में स्मोकिंग भी इसमें जो है आपको प्रॉब्लम ज्यादा करता है। और उसके बाद हमारा जो एंजाइटी है ना, मेंटल जो स्ट्रेस है, ये भी हमें बहुत प्रॉब्लम करता ही है। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, और कई बार आयरन सप्लीमेंट्स भी जो है हमारे इंडाइजेशन को जो है बढ़ा देते हैं। कई कई दूसरी बीमारियों में भी हमें ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमारा आईबीएस है, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसमें बहुत कॉमनली जो है इंडाइजेशन का जो है वो देखा जाता है कि हो जाता है, ठीक है ना। और हमारा जो गैस्ट्राइटिस में भी हमारा इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब लाइनिंग वो नहीं है उसमें, डाइजेशन फिर प्रॉपर नहीं होता है, तो वो भी हमें इंडाइजेशन की तरफ लेके जाता है। पेप्टिक अल्सर्स, जो हमारे पेट की इसमें जो जख्म हो जाते हैं, गॉल स्टोन्स है, कब्जी हो जाता है, या पैनक्रियाज में भी इन्फ्लेक्शन, जो हमारा इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से भी हमारा इंडाइजेशन हो जाता है। अब हमारा है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन बेसिकली ये हमारे, इसको हम हिंदी में कहते हैं कब्ज। तो कब्ज मतलब इसको अगर हम देखा जाते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डेली अगर कोई मोशन जा रहा है, और अक्सर सोचे कि उसे अगर हफ्ते में 3 मोशन से ज्यादा नहीं हुआ, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन की कैटेगरी में डाल देते हैं। उसके साथ ही साथ या तो उसका स्टूल बहुत हार्ड होगा, ड्राई बहुत होगा, और वो लम्प्स में आता है, मतलब गांठ गांठ करके आता है, और उसको स्टूल पास करने में बहुत ही दर्द होता होगा। उसका पेट जो है वो साफ ही नहीं होता है ना। उसको ऐसा लगता है कि मैं अभी, मेरा थोड़ी देर जाता है, थोड़ा सा स्टूल पास करता है, फिर नहीं, मेरा पेट अभी साफ नहीं हुआ, तो वो कॉन्स्टिपेशन वाली कैटेगरी में आते हैं। होता क्यों है एक्चुअली में, क्या हमने अपने एनाटॉमी के टाइम पर हमने पढ़ा था कि हमारे कोलोन में, है ना, वहां पे क्या होता है, हमारे वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते थे, याद होगा आपको। तो फिर वहां पे स्टूल की फॉर्मेशन होती है। तो ऑलरेडी अगर किसी के पानी की वैसे ही कमी है, और पानी वहां पर भी आपके जो भी आपने फूड खाया उसमें और पानी कम हो गया, तो ये आपको स्टूल की फॉर्मेशन में दिक्कत करेगा। स्टूल कैसा फॉर्म होगा, ड्राई बहुत होगा,
उसको पास होने में दिक्कत होगी, है ना, बहुत ही मुश्किल से वो आगे जो है वो पुशअप होगा। तो इसीलिए जो है वाटर बहुत जरूरी है कि अगर पानी की मात्रा उचित मात्रा नहीं है शरीर में तो वो भी कब्जी की कारण हो सकता है। इसके साथ ही साथ आप खाने पीने में हमारे जो फाइबर्स की जो इम्पोर्टेंस है, फाइबर्स हमारे बॉडी से वेस्ट को निकालने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारे खाने में हम लोग जो है फाइबर्स ज्यादा इंक्लूड नहीं करते, जो कि हमें छिलकों से मिलता है ना, मतलब हम जो आटा खाते हैं उसमें हमारा छिलका चोकर होना चाहिए, हम जो फल छिलकों के साथ खा सकते हैं, जो सब्जियां वो हमें खाने चाहिए, वो रफेज जो होती है वो फाइबर होता है, वो हमारे स्टमक को क्लीन करने में हेल्प करता है, वो स्टूल को पास होने में हमारे जो है बेटर करता है, ठीक है ना। तो वहां पर क्योंकि हमारा जो जितना भी पानी एब्जॉर्ब होता है तो उसके बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो आगे लेके जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन में उसके सिम्टम्स क्या कहेंगे, अगर उसको एक हफ्ते में 3 बाउल मूवमेंट से भी कम हो रहा है तो इट मीन्स कि उसको कॉन्स्टिपेशन है। अगर स्टूल आपको हार्ड, बहुत ड्राई, लंपी सॉर्ट ऑफ हो रहा है, दिक्कत हो रही है करने में, पेट में दर्द है, आपको पेट भरा भरा लगता है, आपको उल्टी का सा मन करता है, अब कारण क्या है, जैसे अभी बताया था लो इन फाइबर, आप जो है आपके खाने में रफेज या फाइबर का जो है वो मात्रा कम है और आपके शरीर के अंदर पानी की भी उचित मात्रा नहीं है, डिहाइड्रेशन तो है ही, आपका शरीर आप प्रॉपर व्यायाम भी नहीं करते हो तो क्या होगा, आपके शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होगा। तो एक ये भी बहुत कारण होता है, आपके बॉडी के अंदर के भी ऑर्गन्स बहुत स्लो करेंगे अगर आप बिल्कुल ही आलस वाले जीवन में रहते हो। तो या आपका अचानक से कोई रूटीन जो चल रहा है आपका वो बदल गया, मान लो जैसे अब दिन में हम लोग तो काम करते हैं, रात को सोते हैं, पर मान लो कभी ऐसा हो गया रात भर आपको जगना पड़ गया, है ना, मान लो कोई घर में फंक्शन होते या कुछ आप आउट ऑफ स्टेशन गए हो, तो क्या होता है वो थोड़ा सा चेंज होने से आपका वो भी जो है कई बार कॉन्स्टिपेशन की तरफ आपको करता है। दूध अगर बहुत ज्यादा आप खाली जो मिल्क की डाइट पर रहते हैं ना उनको भी कॉन्स्टिपेशन होने के बहुत चांसेस है, चीज वगैरह पे, क्योंकि ये हमारे को स्टूल की फॉर्मेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो दूध पीने वालों को कब्जी ज्यादा हो जाती है, मतलब जो खाली दूध, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो खाली दूध पे रहते हैं, आपने देखा उन बच्चों को कई बार कब्जी की शिकायत रहती है। तो रफेज जो होता है, आना जाना बहुत शरीर में जरूरी होता है, अन्न है, फल है, सब्जियां हैं, ये हमारे को उसमें मदद करते हैं हमारे स्टूल की फॉर्मेशन में। उसके बाद है कि या तो जबरदस्ती जो है, कई बार स्टूल पास नहीं हो रहा, आप बहुत जोर से प्रेशर लगा रहे हो अननेसेसरी, ये भी ठीक नहीं होता है। कुछ दवाइयों के सेवन की वजह से भी ऐसे होता है, तो कोई बहुत पेन किलर मेडिसिन ऐसे कुछ दी जाती है या कुछ नार्कोटिक्स टाइप के ड्रग्स टाइप की होती है, उनसे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो हम इनके में भी कई बार लेने से कब्जी की दिक्कत हो जाती है। कुछ हेल्थ कंडीशंस के साथ भी कॉन्स्टिपेशन देखा गया है, अक्सर हो जाता है, जैसे कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की प्रॉब्लम होती है, तो हमारे थायराइड ग्लैंड प्रॉपर काम ना करो जिसमें कि हमें हाइपोथायराइडिज्म है ना, मेटाबॉलिक हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कि डायबिटीज है, यूरेमिया है ना, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो हमारी होती है इनमें देखा गया है कि अक्सर कब्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। कैंसर अगर हो, कहाँ का, कोलोन का और रेक्टल का, कोलोरेक्टल कैंसर होता है क्योंकि फिर वहां पे एरिया में इफेक्ट आएगा तो भी कब्जी होने के चांसेस हो जाती है। आईबीएस है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी ऐसा अक्सर देखा जाए, या फिर कुछ हमारे आंतों की ही प्रॉब्लम होती है, डाइवर्टिकुलर जो हमारा डिजीज है, इसमें हमारा जो पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स की जो प्रॉपर काम नहीं करती है, जो कि हमारे एनएसओ और रेक्टम को हेल्प करती है कि हमारे क्लोजर के उसमें उसको पास करने में, तो कई बार इन प्रॉब्लम से हमारी मसल्स पे होता है, तो स्टूल को रिलीज करने में जो है ना प्रॉब्लम आ जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, मतलब हमारे ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रेन से ही मैसेज हमारे को जाता है कि हमें ये काम करना है। तो कई बारी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स में, स्पेशली जैसे पार्किंसंस डिजीज में किसी को स्ट्रोक हुआ हो या मल्टीपल स्क्लेरोसिस में देखा जाता है कि कब्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। एंड द लेजी बॉल सिंड्रोम, जिसमें कि देखा जाता है कि जो बिल्कुल ही ज्यादा
प्रॉपर जिनका खाना पीना भी नहीं होता है, जब अन्न जाएगा ही नहीं शरीर में तो भी कई बारी जो है पास आप करोगे तो वो क्या करते हैं, बहुत स्लो स्लो, जिनका भी बहुत स्लो काम करता है, स्लो बहुत ज्यादा, तो वो अपने आप ही सिकुड़ जाती हैं आते, है ना, सुना होगा कई बारी कि आते ही सिकुड़ गई हैं, तो उसकी वजह से भी कई बारी स्टूल वगैरह प्रॉपर नहीं जाता, या आंतों में कुछ जो है ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, कई बारी आंतें आपस में भी उलझ जाती है, ऐसा भी अक्सर देखा जाता है। तो अब जो है हमें इसका यौगिक उपचार में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो अपने आहार के ऊपर ही हम ध्यान देंगे। विहार तो है ही हमारा, परंतु आहार जिसमें हम मोर फाइबर, लेस कार्बोहाइड्रेट, अन्न वाली चीजें तो है लेकिन उसमें हम फाइबर वाली चीजों को ज्यादा मिलाएंगे, और कटु हमारे आयुर्वेद के हिसाब से जो होते हैं, मतलब कड़वी चीजों का, तीक्त जो होता है थोड़ा सा तीखा, और कषाय, कषाय एक कसैला वाला जो हमारे जो भोजन में होते हैं, इन चीजों को हम ज्यादा लेंगे तो हमारे जो है कॉन्स्टिपेशन को दूर करेंगे। सलाद का भरपूर मात्रा में प्रयोग, और अंकुरित जो है दालों का सेवन, ये हमारे शरीर के अंदर फाइबर्स और रफेज देते हैं जिससे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा हम अपनी जीवन शैली को भी सुधारने का करेंगे कि समय पर खाना खाएं और समय पर उठें ताकि हमारे शरीर के जो बाकी सिस्टम से प्रॉपरली काम भी करें। तो सूर्य नमस्कार अगर रोजाना सुबह 12 राउंड आप करते हैं, 12 जो अपने व्रत आप रोजाना करेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगा। और कुछ आसनों का अभ्यास अपने जीवन में हम अपनाते हैं, जैसे कि पवन मुक्त आसन सीरीज के अकॉर्डिंगली हम बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम, कौआ चालन आसन, है ना, मलासन, मलासन में ही बैठ के हम कौआ चालन आसन करते हैं ना, तो मलासन का नाम ही देखिए क्या है, मल आसन, मतलब वो मल को त्यागने वाली स्थिति का जो हमारा होता है, तो उससे हमारे बहुत अच्छा बॉडी का पोस्चर बनता है जिससे कि हमारे शरीर का मल जो है इजीली निकल जाए। त्रिकोण आसन है, या जितने भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग के आसन है, क्योंकि उसमें हमारी आंतों के ऊपर प्रभाव पड़ता है, बहुत ही अच्छे हैं। वज्रासन, वज्रासन इकलौता ऐसा आसन है जो कि हमें खाने के बाद ही करना है, बाकी सारे खाली पेट ही करने होते हैं हमें आसन, इकलौता ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, दैट इज अ वज्रासन। तो ये हमारे पाचन को बहुत ही अच्छा रखता है। इसके बाद हमारे कुछ और आसन है, जैसे शशक आसन है, हलासन है, ताड़ासन है, त्रियक ताड़ासन है, ये हमारे जो शंख प्रक्षालन वाली सीरीज वाले जो आसन है, क्योंकि शंख प्रक्षालन भी हम जब करते हैं, वैसे तो वो साल में 1 या 2 बार ही करना होता है, पूरी सीरीज होती है, लेकिन उसके आसनों का कभी आप बीच बीच में पूरा अभ्यास कर सकते हैं ताकि हमारे पेट की जो है कार्यशैली बनी रहे और हमें कब्ज ना हो। कटी चक्रासन है, त्रियक भुजंगासन है, उदरकासन आसन है, मत्स्य आसन है, अर्धमस्तेंद्र आसन है, तो ये हमारे पेट के लिए बहुत ही अच्छे आसन है। और वज्रासन खाना खाने के बाद 10 मिनट जरूर बैठें जिससे कि आपकी पाचन क्रिया सही बनी रहे। तो हल्का फुल्का अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो कई बार हम थोड़ा सा गर्म पानी पी लेते हैं कुछ आसन अभ्यास करने से पहले, ताकि हमारा जो है पेट अच्छे से साफ हो जाए। प्राणायाम में भस्त्रिका और सूर्य भेदन बहुत अच्छा होता है। मुद्रा व बंध में हम पाशिनी मुद्रा, योग मुद्रा, अश्वनी मुद्रा, उद्यान बंध और महाबंध का अभ्यास करते हैं। और षटकर्मा, वैसे हमें सबसे पहले षटकर्मा से ही अपने जो है शुरुआत करनी होती है। षटकर्मा हमारी क्लीनिंग प्रैक्टिस है, तो उसमें हमें अग्निसार जो है, और फिर हमें नौली, नौली क्योंकि हमारी एब्डोमिनल मसल्स की जो है हम उसको होल्ड कर पे एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज करती है। और साथ में वस्ती, वस्ती एक्चुअली इट्स अ मॉडर्न एनिमा बेसिकली, जो हम पहले वस्ती करते थे, हमारी लोअर एलिमेंट्री कैनाल, मतलब हमारे जो है लार्ज इंटेस्टीन को जो है वो क्लियर करता है ना, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। मूल शोधन भी वस्ती का ही एक प्रकार का जो है षटकर्मा है। और लघु शंख प्रक्षालन, जो कि मैंने अभी शंख प्रक्षालन बताया आपको कि जो हम साल में 1 या 2 बार करते हैं, स्पेशली तब किया जाता है जब मौसम हमारे में परिवर्तित होता है, तो ऐसा ही लघु शंख प्रक्षालन है, तो उसकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी रहती है। और रिलैक्सेशन इज ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज में कई बारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हमारे ध्यान के द्वारा ही अपने मस्तिष्क को जब हम
कंट्रोल में करते हैं उसके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो वो अंतर्मौन के द्वारा। अब कब्जी के विपरीत ही एक और अवस्था आती है, एक प्रॉब्लम आती है, वो होती है दस्त लगना, जिसको हम डायरिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारे को जो स्टूल जो पास होता है वो बार बार आता है, पानी की तरह बिल्कुल पतला और लगातार लगातार। तो दस्त भी जो है हमारे को एक ये प्रॉब्लम होती है, इससे हमारे बॉडी के अंदर जो है कमी हो जाती है पानी की और बाकी मिनरल्स वगैरह की। और ये इसके साथ साथ कई बारी हमें उल्टी या उल्टी का मन जो होता है, पेट में दर्द, और इससे वजन भी कम होता है। तो साथ ही साथ उसके ये भी हमारे प्रॉब्लम हो जाती है। डायरिया वैसे बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, कुछ दिन का ही होता है, लेकिन उसी कुछ दिनों में ही 1 या 2 दिन या थोड़े दिन होता है, वो सिवियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसको हमें तो जल्द ही ठीक कर लाना चाहिए, ये नहीं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत ही जो है कमजोरी ला देता है। और कुछ और प्रॉब्लम्स में हमें डायरिया भी हो जाता है। दस्त तो लगते ही एक नॉर्मल, कई बारी मौसम के अकॉर्डिंगली या कुछ गलत खान पान के द्वारा, लेकिन कुछ बीमारी में होता है, जैसे कि IBS में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी ये होता है। और जो हमारी आंतों की प्रॉब्लम होती है, जो कि हमारी कोई इन्फेक्शन चल रहा हो या सिलिक डिजीज वगैरह में भी हमें को ये बार बार होता है। तो इसके साथ में सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स जो होते हैं वही हमें जो स्टूल जो पास होता है वो बिल्कुल पानी की तरह बिल्कुल पतला है ना, साथ साथ पेट में दर्द, मरोड़े से उठते हैं, दर्द होता है, पेट में अफारा सा हो जाता है, उल्टी का तो मन होता है या उल्टी भी हो जाती है, बुखार भी हो सकता है। कई बारी जो स्टूल जो होता है उसके अंदर जो पैखाना जो वो करते हैं उसमें म्यूकस भी होता है, आव भी आती है, कई बारी खून भी आ जाते हैं, इन्फेक्शन इतना बढ़ता है। तो इसमें जो है जल्दी 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 क्या होता है कि हमारे को स्टूल पास होता रहता है। इसके कारण क्या है, पेट में इन्फेक्शन होना। तो एक तरह का पहले तो वायरस, रोटा वायरस जो है वो कॉमनली बच्चों में देखा जाता है, उसकी वजह से जो है ये दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है। वायरल हेपेटाइटिस में, एंटेरिक एडिनोवायरसिस में, बैक्टीरिया की वजह से भी होता है। तो जैसे ई कोलाई करके एक बैक्टीरिया होता है जो कि हमें गलत खान पान जो बाहर के कुछ खाने से मिलता है। और पैरासाइट, पैरासाइट मतलब पेट में कीड़े हो जाना। तो बैक्टीरिया या कीड़ों का होना भी हमें जो है दस्त वो की प्रॉब्लम करता है। और सिवियरिटी बढ़ने पे हमें हमेशा डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के अंदर कोई कमजोरी ना हो। और कोई दवाइयों के सेवन से भी ऐसा होता है, अक्सर देखा जाता है कि जब आप कोई प्रॉब्लम होती है, आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, तो उसके साथ हमने देखा होगा कि वहां पर हमें जो है हमें दस्त लग जाते हैं, क्योंकि कई बारी जो है वो हमारे अच्छे बैक्टीरिया को मार भी, वो भी उनको भी मार देता है बैड बैक्टीरिया के साथ साथ। इस कारण जो होता है कि हमारे पेट का जो फंक्शनिंग पे मैटर करता है और हमें जो है दस्त लग जाते हैं। तो अक्सर देखा होगा कि जो ऐसी मेडिसिन होती है उनके साथ हम जो है एंटीबायोटिक वगैरह भी देते हैं, ताकि जो है डायरिया वगैरह को ना साथ में करें। कुछ लोगों को दूध से जो होती है ना एलर्जी, सॉर्ट ऑफ कहते हैं कि दूध से एलर्जी है, तो क्योंकि लैक्टोज, दूध के अंदर लैक्टोज होता है, एक तरह का जो हमारा शुगर ही होता है, कुछ लोग उसको पचा नहीं पाते और उनको दस्त लग जाते हैं। तो उन लोगों को जो है ना दूध और दूध से बनी हुई चीजें अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। और कई बार ये कुछ अपने अपने बॉडी के जो इस तरह के बाद में डेवलप हो जाती है, कई बार बचपन में नहीं होती है, उम्र के हिसाब से भी कई बार ये बढ़ जाती है। फ्रुक्टोज जो कि हमारे फ्रूट्स में जो शुगर होता है या हनी में जो होता है वो हमारा फ्रुक्टोज होता है, इससे भी कुछ लोगों को जो होती है सूट नहीं करता, उनको जो है दस्त लग जाते हैं। या जो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स जो होते हैं ना, जैसे कि हम लोग कुछ लोग होते हैं ना कि चाय में भैया हम तो फीकी पीते, चीनी नहीं, वो कुछ लोग इस तरह के जो स्वीटनर्स डाल लेते हैं कि नहीं ये तो शुगर फ्री है, तो कुछ लोगों को वो भी सूट नहीं करते हैं और कायदे में वो लेने नहीं चाहिए। इससे अच्छा आप फीकी पी लीजिए, क्योंकि ये सब हमारे कहीं ना कहीं मतलब वो आप इसे बेटर है चीनी ले लो, इन सब चीजों से अच्छा है। कई बार वो भी सूट नहीं करते हैं हर किसी को। सॉर्बिटॉल वगैरह है, मैनिटॉल है, एरिथ्रोटॉल, ये सारे शुगर फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आजकल के कोक्स में भी आने लग गए हैं। ये सब मिठाइयों में भी अब तो शुगर फ्री मिठाई है जी। तो आई थिंक सो यू शुड नॉट गो फॉर ऑल दीज आर्टिफिशियल थिंग्स। इट्स बेटर टू नॉट टू टेक द
ऑल दीज थिंग्स आप फीका ही ले लीजिए, बशर्ते इन चीजों पे जाने के लिए अच्छा है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मीठा ना ही सेवन करें तो कोई दिक्कत नहीं है। और कभी लेना भी पड़े तो अपना गुड़ है या शहद है, ऐसी चीजें आप नेचुरल फॉर्म में थोड़ी सी ले लीजिए, वो फिर भी नुकसान नहीं करेंगी। किसी को सर्जरी हुई होती है, किसी का गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ हो या कुछ हाथों का ऑपरेशन हुआ, तो उसके बाद भी अक्सर देखा जाए है कि उनको दस्त लग जाते हैं, या अगर कोई पेट का रोग हो रहा हो, कोई डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो जैसे कि आईबीएस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रोन्स डिजीज है, इसमें भी देखा जाता है कि दस्त जो है कई बार हो जाते हैं। अब एक जो बीमारी है वो है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है। इसमें जो हमारा कोलोन होता है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टीन का पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टीन के हमारे कौन कौन से पार्ट थे, पहले था सीकम, फिर कोलोन, फिर हमारा रेक्टम और एनस, 4 पार्ट थे। तो कोलोन हमारा सबसे बड़ा पार्ट है, जिसमें कि हमारे सबसे पहले अगर देखते हैं, हम आपको याद दिला दूं, असेंडिंग कोलोन था, फिर हमारा ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डिसेंडिंग कोलोन, और फिर वहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट लिए हुए सिग्मोइड कोलोन। तो यहाँ पर कोलोन में हमारे जो है इरिटेशन हो जाती है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, ये ठीक से काम नहीं करता है, तो पेट में मरोड़े उठते हैं इसमें भी, और जो है पाचन क्रिया ठीक नहीं होती है। तो इसमें हमारे जो सिम्टम्स जो होते हैं, क्या आपको इसमें लेकिन हर पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, जरूर नहीं कि सब में एक जैसा ही सिम्टम आए। ठीक है, तो क्या होगा, पेट में मरोड़े तो होंगे ही होंगे, पेट में दर्द होगा, और आपको अफारा, गैस, ये सब चीजें लगेंगी, और इसमें आपको ऑल्टरनेटिवली कब्ज भी होगी और दस्त भी लगेंगे। एक बार दस्त हो जाएगी, एक बार डायरिया हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एक बार कब्ज होगी, एक बार दस्त होगा, एक बार कब्ज होगी, एक बार दस्त होगा, कुछ दिन कब्जी रहेंगे। तो ये ऑल्टरनेटिवली चलता रहता है, ये क्योंकि ऑल्टर्ड हमारी ठीक से काम नहीं कर रहा ये कोलन जो है, तो ये उसको बार बार, अगर दस्त थोड़े दिन चलेंगे, दस्त ठीक होते उसको कब्जी हो जाएगी, कब्ज ठीक होते उसकी दस्त शुरू हो जाएंगे। इसकी वजह से जो है उसको हमेशा जो है गैस की दिक्कत, अफारा सा, उसके बाउल मूवमेंट्स कभी भी ठीक नहीं होंगे, तो उसके पेट के जो अच्छे बैक्टीरिया भी वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, पेट में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं, ब्रेन से भी जो मैसेज जा रहा होता है ना, वो बड़ा ऑल्टर्ड टाइप का हो जाता है कई बार, जो प्रॉपर नहीं होगा। तो ना ये इसके मेन जो सिम्टम्स है 4 हैं, एक तो पेट में दर्द, बहुत ज्यादा गैस बनेगी, या तो दस्त हो गए, या आपके कब्ज होगी, और जो स्टूल पास होगा वो आम आम वाला भी आपका हो जाता है। क्या कारण है, तो इसका जो मेन जो हम इसमें देखते हैं, ये हमारा मेंटल से ज्यादा रिलेटेड होता है, स्ट्रेसफुल और डिफिकल्ट ईयर लाइफ इवेंट में कई बारी कुछ जो हम सोचते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि स्ट्रेस ले लेते हैं अननेसेसरी का, तो वो कुछ लाइफ में ऐसे शॉक वाले इवेंट्स हो जाते हैं, तो वो हमारे को जैसे मेंटल प्रॉब्लम्स, जैसे डिसऑर्डर, डिप्रेशन वगैरह या एंजाइटी, ये सब हमारे इसकी वजह से ये आईबीएस होने के ज्यादा है। तो आजकल सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये बड़ों में ही होता है, बच्चों में भी। अब कहोगे बच्चों में भैया क्या स्ट्रेस हो गया, क्या डिप्रेशन हो गया, क्या, लेकिन बच्चों में भी होता है कि कई बार आप देखते होंगे कि बच्चा स्कूल जाने से मना करता है, पढ़ाई से वो जब मन रहा होता है, रोज सुबह उठ के कहने लगा मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, कहीं ना कहीं, या जो बच्चे होंगे आपने देखा होगा सुबह उठ के कभी भी मोशन पास करते ही नहीं है ना, तो ये हो जाता है। और इसकी वजह से ये धीरे 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 वो जो प्रॉब्लम है ना, वो आईबीएस में डेवलप हो जाती है, तो वो पेट के जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के उसके बढ़ जाते हैं, है ना, उसमें जो है धीरे धीरे उसका डाइजेशन ठीक नहीं होगा, ऐसा होता है। तो इसमें अगर हम उसके खान पान में हम अगर चेंज करते हैं तो वो उसके आराम देता है, ठीक है ना, ऐसा जिसकी कोई वो दवाई नहीं है कि आप लोगे, लेकिन उसके आहार और विहार के ऊपर बहुत ध्यान देना होता है, उसका एक सिस्टम बनाना पड़ता है। और जो है यहाँ पर जो एक डाइटिशियन को या डॉक्टर्स जो उनको बताते हैं कि एक उनको लो जो है फॉडमैप करके एक जो है बताई जाती है, डाइट बताई जाती है, जिसमें कि उनको जो है कुछ खाने पीने के ऊपर ज्यादा उनको बताया जाता है कि आपको ये तो है अपने
उसमें इंक्लूड करना है इस तरह। वो डॉक्टर्स, क्योंकि जैसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो उसी हिसाब से उनको जो है वो आहार विहार के बारे में भी बताया जाता है। नेक्स्ट इज अ कोलाइटिस। कोलाइटिस क्या हो गया? इन्फ्लामेशन ऑफ द कोलोन, ठीक है ना। ये भी हमारे उसी से मिलता जुलता है। अब यहाँ पे जब इन्फ्लामेशन होगा, जैसे गैस्ट्राइटिस में हो गया, तो क्या हो गया? तुम्हारे पेट में जख्म होगा, जो होने के चांसेस। तो ऐसे भी यहाँ पर इसमें क्या होता है, इस कोलाइटिस में हमारे आंतों में जख्म हो जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। यहाँ पे हमारे जब लार्ज इंटेस्टीन में, कोलोन में, मतलब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी पूरी आंत में जो है फैल जाती है। तो यूजुअली ये रेक्टम से शुरू होते हैं, फिर ऊपर की तरफ हमारे ये फैल जाते हैं। जब हम स्टूल पास करने में, वहां पे फिर ये बहुत ज्यादा ही हमें दिक्कत करते हैं, और हमारी पूरा जो डाइजेशन भी जो है कोलोन में ठीक नहीं होता। तो ये हमारे पहला अल्सरेटिव कोलाइटिस है, जिसमें कि हमारे जो जब वहां पर छाले टाइप के या वहां पे हमारे अल्सर बन जाते हैं, वहां की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो थिन हो जाती है, हल्की हो जाती है, वहां पे इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है, तो वहां पे ब्लीडिंग भी हो सकती है। दूसरा है स्यूडो मेम्ब्रेनस। इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया जो हमारे ग्रो करते हैं ना, जो नॉर्मली गुड बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन उसकी वो जो है कई बारी जो हमारे को इतना वो काम नहीं करते, ठीक है ना। वो जो हमारे क्या करेंगे, बढ़ जाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। तो स्यूडो मेम्ब्रेनस, ऐसे लगता है कि एक अलग से उधर वो जो है, लेकिन वो काम नहीं कर रहे, तो वो हमारी हेल्प उसमें नहीं करते हैं। तो कुछ दवाइयों की वजह से ना क्या होता है कि वो काम ही नहीं कर रहे होते, या तो मर जाते हैं, या वो इतना इफेक्टिव जो है उनका नहीं होता। और कई बारी जो दवाइयों की वजह से ना कुछ इस तरह के टॉक्सिन्स भी हमारे बॉडी में निकल जाते हैं, जो कि इन्फ्लेमेशन उसको हमारी कर देते हैं। देन इज द इस्चेमिक कोलाइटिस। इस्चेमिक में क्या होता है हमारा, कि ब्लड फ्लो जो होता है वो कट जाता है। अगर याद होगा आपने, हमने हार्ट डिजीज के बारे में जब पढ़ा था ना, इस्चेमिक, वहां पे भी वर्ड आया था। क्या था वो बताओ? इस्चेमिक कोरोनरी डिजीज था ना, तो वो हार्ट का था। इस्चेमिक कोलाइटिस में यहाँ पे इस्चेमिक मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई रुक गई किसी कारण से। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो कोई ब्लड क्लॉट हो गया है, या कहीं पे कुछ उसकी सप्लाई में प्रॉब्लम हो गई, या ब्लड वेसल्स में जैसे फैट डिपॉजिट हो गया, जिसको मेथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, है ना। वहां पे हमने पढ़ा था अपने हार्ट में भी। तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो फिर वहां पर भी हमारा प्रॉपर से डाइजेशन नहीं होगा, वो काम ही नहीं ठीक से करेगा। तो ये भी एक हमारी इस्चेमिक कोलाइटिस होती है, जो कि कोलोन में होती है। फिर एक माइक्रोस्कोपिक होती है, इसमें हम जो एक टिश्यू लेते हैं कोलोन का, और फिर वो उसमें हम देखते हैं, तो वहां पे पता चलता है कि किस तरह का इन्फेक्शन है। लिम्फोसाइट्स वहां पे जो हमारे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, वो वहां पर किस तरह से है, और हम उसको इन्फेक्शन को किस तरह से रोक सकते हैं। तो इसका कॉज आज तक नहीं, आईबीएस का ऐसा हम कोलाइटिस का नहीं हम कहेंगे कि पर्टिकुलर ये कारण है। कई सारे बहुत सारे कारणों की वजह से ही ये होता है। तो जैसे कि पेट में इन्फेक्शन हो जाना, जो कि वायरस या पैरासाइट, मतलब जो कीड़ों की वजह से होता है, या गलत खान पान की वजह से होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है। कई बीमारियों में भी ये एसोसिएटेड होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन डिजीज वगैरह में। इस्चेमिक कोलाइटिस मतलब ब्लड फ्लो रुक गया है, आपका रेडिएशन है, अगर आप जो कि कीमोथेरेपी चल रही है, जो कि कैंसर वगैरह की वजह से, उसके आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से होता है। कई बार न्यूबॉर्न में पैदाइशी ही ये प्रॉब्लम होती है। या स्यूडो मेम्ब्रेनस, जैसे हमने बोला कि कुछ हमारे बैक्टीरिया जो है वो काम ही नहीं कर रहे होते। प्रॉब्लम, इसके लक्षण क्या होते हैं? वही हमारे पेट में दर्द होगा। सबसे ज्यादा कॉमन जो हमारा सिम्टम एक होता है पेट में दर्द होना, फिर साथ में हमारे पेट में अफारा सा लगेगा, स्टूल में हमारा ब्लड पास हो सकता है, मरोड़ा उठेगा, जैसे ही आपको लगेगा कि मोशन के साथ साथ आपके पेट में मरोड़ा उठेगा कि आपको जाना है। पानी की कमी हो सकती है, दस्त भी लग सकते हैं, और साथ में इन्फेक्शन है तो फीवर तो हो ही सकता है। अब हमारा लास्ट का जो, या लास्ट ही है आई थिंक सो, जो अब हमारा, यस, वो डिजीज है, ये है हमारा पाइल्स, या हम इसको बोलते हैं हेमेरॉइड्स, बवासीर, ठीक है ना। ये हमारा जो है एक रोग है, जो कि कॉमनली हम देखते हैं। ये क्यों होता है कि जो हमारा एनस और रेक्टम है, वहां पे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, स्पेशली वहां पे जो वेन्स होती हैं,
ठीक है, रेक्टल वेन स्पेशली वो फूल जाती है, उनमें प्रॉब्लम हो जाती है किसी कारणों की वजह से। तो वहां पे क्या होता है, फिर आसपास के जो वहां पर जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है उसका। दो प्रकार के हमारी बवासीर होती है, एक हम जो बोलते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल कह सकते हैं। एक जो है खूनी और बादी करके हम बोलते हैं। खैर, इंटरनल पाइल्स जो होते हैं वो हमारे रेक्टम तक ही रहते हैं। रेक्टम अंदर होता है ना, एनस बाहर होता है, तो वहां तक ही यूजुअली रहते हैं और बाहर ऐसा वो दिखाई नहीं देते अगर जब हम एग्जामिनेशन करते हैं। और जो एक्सटर्नल होते हैं वो हमें बाहर एनस पे दिखाई देते हैं। कई बारी वहां पे हमारे जो है एनल वॉर्ड्स हो जाते हैं, मतलब वहां पे मस्से टाइप के भी वो हमारे होते हैं। तो वो हमारे उनको कई बारी फिर उनका ट्रीटमेंट उसी हिसाब से किया जाता है। तो लक्षण यूजुअली हमारे जो इसमें कई बारी जो होते हैं ना, आप खान पान ठीक करते हो तो अपने आप ठीक भी हो जाता है। ये आप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को ठीक करते हो, ठीक हो जाता है। तो इसके लक्षणों में पहले तो हमें एनस के बाहर इनके जो है मस्से लगते हैं बहुत। आपको कई बारी बैठने में उठने में बड़ी अनकंफर्टेबल होगा, वहां पे जो है कट कट लग जाते हैं। तो आप स्टूल पास करते हो तो आपको बहुत पेन होता है, डिस्कम्फर्ट रहेगा जब आप स्टूल पास करोगे, खून भी आ सकता है। और आप जो है खून की अगर ज्यादा खून चला जाएगा तो अनीमिया हो जाता है। कई बार हीमोग्लोबिन, मैंने कई लोगों का देखा है जो ध्यान नहीं देते और उनका हीमोग्लोबिन इतना सिवियर 3 तक भी पहुंच जाता है। तो वो मतलब क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है और कई कुछ लोग बहुत शर्मिंदा होते हैं कि हम मुझे ये प्रॉब्लम है बताने में। आपको या तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, फीकल इनकॉन्टिनेंस, मतलब कई बारी जो हमारा जो है मोशन को जो है रोक ही नहीं पाते, वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फिशला की प्रॉब्लम के साथ भी ऐसा अक्सर हो जाता है। या आपके हाँ, वो जो ब्लड सप्लाई है वो मसल तक भी नहीं जा रही, तो ये भी हमारे पाइल्स की प्रॉब्लम को करती है। तो पाइल्स जो कारण क्या है, कई बार जब कॉन्स्टिपेशन जिनको होता है ना, वो बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, बहुत ही स्ट्रेस कर रहे हैं कि पेट में वो, तो कई बार उसकी वजह से भी जो इंक्रीज प्रेशर जो होता है ना लोअर रेक्टम में बढ़ जाता है। तो ये पाइल्स फिर उसके कारण हो जाते हैं जब आप बहुत अननेसेसरी कर रहे हो। तो कब्जी ही जो है ना, कहा जाता है कि वो ही सभी बीमारियों की देन है, तो कब्ज को ही नहीं होने देना बेसिकली। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स जो होती है एनस और रेक्टम के पास, रेक्टल वेन्स हम बोलते हैं, तो वो क्या करते हैं उस प्रेशर से कई बारी उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो फूल जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं। तो वो आसपास के उसमें एरिया में प्रॉब्लम करती हैं, तो फिर हमें बवासीर की दिक्कत हो जाती है। सबसे मुख्य कारण मैंने अभी बताया क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या क्रॉनिक डायरिया भी, बार 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 उसकी वजह से। जो भारी वजन उठाते हैं है ना, वो प्रॉपर जो है नहीं ध्यान रखते अपने खान पीन का भी, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। या आप बहुत ज्यादा स्टूल के ऊपर प्रेस करते हो। कई बार ये जो नॉर्मल है हम प्रेगनेंसी में भी देखते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई महिलाओं को ये, क्योंकि जब यूट्रस बढ़ता है तो वो हमारा पीछे जो है कई बार रेक्टम एनस पे प्रेशर कर देता है, तो वहां पर कॉन्स्टिपेशन की वजह से उनको अक्सर देखा जाता है, उनको बवासीर की दिक्कत होती है। और प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद उनकी वो ठीक हो जाती है। ठीक है ना, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। जैसे हाँ, मैंने भी आपको बोला प्रेगनेंसी की बात है, प्रेगनेंसी में अक्सर जो है लोगों को जो है देखा जाता है कि उनका बवासीर की दिक्कत है। एंड दिस इज ड्यू द इंक्रीज प्रेशर ऑन द पेल्विक्स। मैंने बताया ना, यूट्रस जब बढ़ता है तो उसकी वजह से भी जो है कॉन्स्टिपेशन होता है। और उम्र के साथ साथ ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारी इंटेस्टाइन की जो एक्टिविटी भी है काफी स्लो हो जाती है, उसके वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है। और जिन लोगों का वजन बढ़ा हुआ हो, जो मोटापे से ग्रसित होती है, ऐसा देखा जाता है उनको भी बवासीर होने के काफी चांसेस है। और जो अपनी खान पान में अपनी उचित मात्रा का ध्यान नहीं रखते कि फाइबर जो है, रेशा जो है, रफेज जो है, वो अपने और पानी की मात्रा को बना के रखें, उनको बवासीर होने के काफी चांसेस हो जाते हैं। अब हम इसको ठीक कैसे करेंगे? गैस्ट्राइटिस है, कोलाइटिस है, डायरिया है, हेमोरॉइड्स है। योग की अब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आहार और विहार की ही बात करते हैं। तो आहार में हम जो है अपने मधुर, मधुर मतलब मीठे आहार, इनसे
हमारे को सभी प्रॉब्लम से बहुत आराम मिलेगा। अब ये मतलब नहीं है कि मिठाइयाँ खूब खाने लग जाना। हमारे आयुर्वेद के हिसाब से मधुर आहार जो है थोड़े से अलग तरीके से होते हैं, जो आपकी आयुर्वेद की क्लास होगी उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मधुर इट्स नॉट ओनली द कि चीनी खाना शुरू कर दोगे आप, हमारे कई ऐसे आहार होते हैं जिनका जो स्वाद है वो मधुर में आता है। फिर आंवले का सेवन, आंवला सबसे बढ़िया जो है आपका ये फल है। क्यों? क्योंकि इसको हम अमृत फल भी कहते हैं। और आंवला आप, क्योंकि अब सर्दियों में आंवला आने वाला है, ये आप किसी भी फॉर्म में खाइए। आप इसे कच्चा खाओ, इसकी सब्जी बनाओ, इसका अचार डालो, इसका जूस निकालो, इसको उबाल के खाओ, इसका पाउडर बना लो। आंवला सब रूप में ही आपको जो है फायदा ही देगा, और पेट के लिए अति गुणगाणी, इसलिए इसका नाम जो है अमृत फल रखा गया है। तो आंवला पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको अपने आहार में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। स्पेशली जब जो भी चीज नेचुरल फॉर्म में होती है आप उनको अडेप्ट करेंगे तो आपको साल भर उससे ज्यादा भी आपको लाभ देती है। लवण, लवण जो होता है हमारा क्या होता है लवण, कौन बताएगा? आवाज खट्टी आती है? चीज है। सॉल्टी है ना? सॉल्टी, यस। नमक। ठीक है ना, नमकीन चीजें भी हमारे लिए जरूरी हो तो जो कि पाचन पे करती है। आपने सुना होगा लवण भास्कर चूरन, कभी सुना है? पहले हम बहुत खाते थे चूरन, जब खाते होते थे कई बार बड़ा टेस्टी लगता था। तो लवण मतलब नमक से रिलेटेड है। और बनाना मतलब केला बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो पोटेशियम में बहुत हाई होता है। तो जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो दस्तकों में स्पेशली जो कमी हो जाती है उनको जो है रिप्लेस कर देता है, उनकी कमी को। अब इसलिए देखा होगा जब भी दस्त लगते तो केले लाके घर में रख दे, दस्त लगे केले खाओ। क्यों? क्योंकि पोटेशियम से भरपूर होता है और हमें तुरंत जो है एनर्जी भी मिल जाती है हमारे दस्तों के, उसमें बहुत हेल्प करता है। और साथ में हमें हल्का खाना खाना चाहिए, जैसे कि खिचड़ी है ना, हल्का सुपाच्य भोजन करना चाहिए, दूध वाली चीजें भी हम ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे षटकर्मा की, लिखा यहाँ पे बाद में, पर हम षटकर्मा की बात करेंगे क्योंकि पेट की बात है। तो हम जो है विरेचन, विरेचन भी एक तरह का हमारा जो है क्लीनिंग की प्रैक्टिस होती है, जो कि वस्ती की तरह ही होती है। तो वहां पर विरेचन में हम वॉमिटिंग वगैरह भी हम करा देते हैं, जैसे कि हमारा कुंजल जो होता है या वमन धोती या वस्त्र धोती है, जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनको हम विरेचन पानी पिला के हम कुंजल टाइप करा देते हैं। तो अच्छा रहता है कि उनका जो एसिड इतना बढ़ रहा है उसमें आराम मिलता है। बाकी वस्ती, वस्ती जो है एनीमा की तरह है, जो कि हमारे लोअर एलिमेंट्री कैनाल को क्लीनिंग करने में मदद करता है। साथ में नीति भी आप करा सकते हैं। सूर्य नमस्कार डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जब ज्यादा इन्फेक्शन होता है तब हम नहीं कराते हैं। तो आसन में जो है हम डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज्यादा ग्रसित है तो हम उसको आराम कराने वाले कहेंगे। और जहाँ पे पित्त ज्यादा बन रहा है आयुर्वेद के हिसाब से, क्योंकि पित्त, पित्त का मतलब है कि शरीर के अंदर गर्मी बहुत है, टेंशन बहुत है, तो उसको हम जितना भी ठंडक देंगे, है ना। इसीलिए मधुर, मधुर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर उस पित्त को शांत करने के लिए ही है। तो हम ऐसे ऐसे आसन करेंगे जिनसे कि हमारी जो हाइपर एसिडिटी जो हो रही है, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस, डायरिया में, वो थोड़ी कम हो। तो भुजंग आसन है, धनुरासन है, मत्स्य आसन है, साइड बेंडिंग वाले, ट्विस्टिंग वाले आसनों को हम अपनाएंगे ताकि हमें आराम मिले। फिर प्राणायाम, प्राणायाम में हम जो है सूर्य भेदन या भस्त्रिका, जिससे कि बॉडी के अंदर हीट जनरेट होती है, वो हम नहीं कराएंगे। हम शांत वाले कराएंगे, जैसे कि हमारा शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, क्योंकि स्ट्रेस को रिलीव करता है, और नाड़ी शोधन। तो अगर जिसको भी सफरिंग फ्रॉम पाइल्स है उसको, लेकिन कब्जी की वजह से उसको पाइल्स है, तो हम उसको भस्त्रिका कराएंगे, क्योंकि कब्ज है। तो डिपेंड करता है सिम्टम्स के भी ऊपर किसको किस तरह से है, ये हमारे पहले उसकी पहले प्रॉब्लम सुन के ही हम उसको करेंगे। अगर कब्ज है तो हम भस्त्रिका कराएंगे, अगर उसको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है पाइल्स में तो हम उसको फिर भस्त्रिका नहीं कराएंगे। रिलैक्सेशन इज वेरी नेसेसरी। हमेशा जब हम स्टिमुलेट करते हैं अपनी बॉडी को, उसके बाद रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है। सोहम का जाप, अंतर मौन और योग निद्रा का अभ्यास। ठीक है ना। तो ये आज हमारा हो गया है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। तो अभी किसी के जो प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।